नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली में मुफ्त वाईफाई की सुविधा को लेकर बराबर राजनीति होती है। बीजेपी मुख्यमंत्री मुफ्त वाईफाई योजना को लेकर बराबर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। अब खुद बीजेपी ने पीएम वाणी वाईफाई योजना के तहत दिल्ली वालों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में इस योजना की शुरुआत की गई है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली में पीएम वाणी वाईफाई योजना का उद्घाटन किया। इसके बाद से सियासत जोरों पर है। हरिनगर वार्ड में लगाए गए पहले वाईफाई हॉटस्पॉट की शुरुआत की गई। इस मौके पर एमसीडी मेयर अनामिका सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, इस योजना को कोऑर्डिनेट कर रही अधिकारी शिवा इस दौरान मौजूद रही थी। बिधूड़ी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने वाईफाई के वादे के नाम पर दिल्ली की जनता से धोखा किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू कर दी है। इस योजना से खासतौर पर छात्रों, युवाओं, छोटे दुकानदारों और अन्य लोगों को लाभ होगा। पूरे देश में प्रौद्योगिकी की क्रांति के लिए 2 महीने पहले ही इस योजना को मंजूरी दी गई थी। पूरे देश में इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा हॉटस्पॉट लगाए जाने हैं। दक्षिण दिल्ली का यह सौभाग्य है कि राजधानी में यहीं से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की गई है राजधानी दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल तो पहले से ही वहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी को इस योजना का क्रियान्वयन करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, एक यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई के लिए बिल्कुल राजनीति की जा रही है। यहाँ तक कि पहले इसकी शुरुआत जो थी वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, और कहीं ना कहीं उसको लेकर भाजपा ने जो तमाम घेरने की कोशिश की गई थी। जहां तक कि अरविंद केजरीवाल को यह कहा गया था कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है फ्री वाईफाई देने की बात कर रही है, मगर फ्री वाईफाई क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली की जनता को जिस तरीके से फ्री वाईफाई दिया गया था, ये फ्री बिजली दी गई थी, यहाँ तक कि फ्री पानी दिया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े नेता थे वो लगातार यही कहते नजर आते थे कि जो जनता को फ्री वाईफाई की जो लॉलीपॉप दी जा रही है और कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब उसी की शुरुआत भाजपा के खुद बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें पीएम वाईफाई की वाईफाई की, तो फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है बदरपुर बॉर्डर के इलाके से की गई है, खुद रमेश बिधूड़ी की द्वारा से। और जिसकी शुरुआत के साथ साथ ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा कि युवाओं के लिए ध्यान में रखकर फ्री वाईफाई दिया जा रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट होगी, जिस तरीके से बात करें, क्योंकि ये योजना पहले भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से चल रही है, और लगातार दिल्ली के अंदर जगह जगह हॉटस्पॉट कह सकते हैं वाईफाई जो है इलाके बनाए जा चुके हैं, यहाँ तक कि फ्री वाईफाई दिया भी जा रहा है, मगर वो 500 MB दिया जाता है, यानी 500 GB के करीब दिया जाता है, यानी कि लगभग 1 GB से कम। मगर जिस तरीके से बात करें अब पीएम की तरफ से भी यानी कि भाजपा की तरफ से भी इस तरीके की योजना लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को जरूर फायदा होगा। मगर इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि ये फ्री वाली स्कीम तो भाजपा पहले भी मना करती आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो फ्री वाली स्कीम देती है और उसी को कहीं ना कहीं वोट बैंक हासिल करती है, क्योंकि उपचुनावों के अंदर भी यही कहा गया था भाजपा की तरफ से कि फ्री वाईफाई जो दिया जा रहा है, फ्री बिजली दी जा रही है, उसकी वजह से जनता ने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा भी यही चाहती है कि उनको भी वोट बैंक मिले, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत शायद इसी तरीके से की जा रही है, फ्री इंटरनेट देके। मैं तो कहीं ना कहीं देखना होगा जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती है या फिर भाजपा की तरफ झुकती है। जी, तो क्या पूरे दिल्ली में ये बीजेपी की तरफ से मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जाएगी? राजीव, क्या इस तरह का प्लान है या फिर कुछ कुछ इलाकों में ये सुविधा रहेगी? देखिए, बिल्कुल बताइए। अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से लगातार और जगहों पर भी फ्री वाईफाई दिया जाएगा, मगर अभी पूरी दिल्ली के अंदर ये लगाया जाएगा, मगर अभी ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर नहीं है। सिर्फ 10,000 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, यानी कि वाईफाई लगाए जाएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार कोशिश करने की, तो उससे साफ जाहिर है जिस तरीके से फ्री की जो टॉफी कह सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी दे रही थी, बिजली फ्री, पानी फ्री और वाईफाई फ्री, तो कहीं ना कहीं उससे तो जनता ये को बड़ी मान राहत लिया मिली जाए थी। यहाँ तक राजीव कि कि महिलाओं के बीजेपी को लिए भी समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी इसी तरीके से वोट हासिल करती है, तो अब हमें भी उन्हीं के राह पर चलना चाहिए। ये मान लिया जाए कि बीजेपी को जल्दी ही अकल आ गई है, देखिए समझ बिल्कुल आ सही। गया है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने फ्री की चीज़ें देकर कहीं न कहीं वोट बैंक हासिल करा है, तो शायद बीजेपी को भी यही लगता है कि हम भी कुछ ऐसा फ्री का गिफ्ट दें जनता को, जिससे हमें भी वोट बैंक मिले। क्योंकि जिस तरीके से आपका जो उपचुनाव थे, उसके अंदर 5 सीटों में से पाँचों की सीटों में से भाजपा नज़र नहीं आई और यहाँ तक कि उनका खाता भी नहीं खुला। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर बढ़त मिली और 1 पे कांग्रेस को बढ़त मिली। तो कहीं न कहीं भाजपा को ल बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो अब 2022 के अंदर उप निगम के चुनाव आएँगे, तो कहीं न कहीं उसके अंदर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और शायद इसीलिए जो फ्री की स्कीम दी जा रही है, अब इसकी शुरुआत ज़रूर की गई है, मगर देखना होगा क्या इसी तरीके की फ्री की स्कीम जनता तक दी जाएगी या और चीज़ों के अंदर भी फ्री की स्कीम दी जाएगी। मगर कहीं न कहीं वोट बैंक हासिल करने के लिए ही इस तरीके की राजनीति की जा रही है। जी। राजीव, एक सवाल और अहम यहाँ पर बनता है, आप जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता की नब्ज की अगर हम बात करें तो क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता महज इसलिए है कि वहां पर बिजली पानी या वाईफाई मुफ्त दिया जा रहा है, या फिर और भी कुछ वजह है जिस वजह से आम आदमी पार्टी की इतनी लोकप्रियता दिल्ली वासियों के बीच में है कि वो अभी हासिल करना बीजेपी और कांग्रेस सरीखी पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है? देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करें, बिल्कुल हम बिल्कुल जब ग्राउंड लेवल पर यानी कि पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि देखिए जनता के लिए सरकार जो काम कर रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, उससे राहत ज़रूर मिल रही है। चाहे वो भाजपा के नेता हों या फिर कोई भाजपा के कार्यकर्ता हों या फिर आम जनता हो, सबको बिजली फ्री फ्री मिल रही है। यानी कि 200 यूनिट तक की जो बिजली होती है, वो फ्री मिलती है। उसका बिल जो होता है, वो ज़ीरो होता है और पानी की बात करें, तो पानी का भी कहीं न कहीं बिल जो है, वो फ्री ही आ रहा है। यानी कि पानी फ्री लिए बसों के अंदर किराया फ्री। तो इस तरीके की योजना से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को काफ़ी बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो महँगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की फ्री की थोड़ी बहुत राहत जो मिलती है, उससे कहीं न कहीं उन्हें आश्वासन ज़रूर मिलता है और भरोसा मिलता है कि हाँ, जो ये आम आदमी पार्टी अगर निगम के अंदर भी आएगी, तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है निगम के अंदर, तो वो ना कहीं न कहीं वो भी खत्म हो सकता है और कहीं न कहीं जनता के लिए और चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा। मगर उसी की चीज़ को समझते हुए भाजपा के अब कार्यकर्ता वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी वोट बैंक मिले और इसी के लिए उनकी जो फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं ये भाजपा की पहली पहल है, जिससे फ्री दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय के अंदर शायद और ज़्यादा फ्री के देने की जो स्कीम होगी भाजपा की तरफ से, वो भी की जाएगी। मगर बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसके साथ ही रिजवी ने कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उनका दावा है कि ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई हैं। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज का गुस्सा भड़क गया है। राहत मौलाई कौमी एकता संगठन की ओर से मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन ने वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके पहले शियाने हैदर कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया था। शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में हसनैन जाफरी डंपी ने कहा था कि वह वसीम रिजवी के कृत्य की निंदा करते हैं। उन्होंने वसीम रिजवी के बहिष्कार के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का भी आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि शिया समाज के जो लोग वसीम रिजवी को अपने घर कार्यक्रमों में बुलाएंगे, उन लोगों का भी बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बात जम्मू कश्मीर की कर ले तो यहां कश्मीर में बीजेपी ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और जम्मू कश्मीर में भी वसीम रिजवी को लेकर साफ तौर पर गुस्सा आम लोगों सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों में नजर आ रहा है। देखिए, जो एंटी कुरान पाक रिमार्क्स वसीम रिजवी की तरफ से दिए गए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की तरफ से एक फ़ाइल हमने एक कंप्लेंट फ़ाइल की एसएसपी ऑफिस श्रीनगर, जिसमें हमने ये बताया कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। आपने देखा कि कल से जम्मू कश्मीर में भी किस तरीके से जो जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अंदर से उन गुस्सा हो गए, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो कम्युनल हार्मोन है, यहाँ ब्रदरहुड है शिया सुन्नी कम्युनिटी में, उसमें कहीं ना कहीं खलबली ना हो। तो हमने दरख्वास्त की है एसएसपी श्रीनगर से कि इसमें एफआईआर बाज़ाब्ता लॉन्च हो और इस कल्प्रिट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, होली बुक, ये यहाँ पर कुरान पाक की बात नहीं है, किसी भी रिलीजियस की जो बुक है, होली बुक है, कोई हक नहीं रखता है कि उसके खिलाफ बोले, चाहे वो शिया कम्युनिटी से हो,
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। तो हम इसको कंडम करते हो और कल हमने कोशिश की है कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। आपको लगता है कि इस बयान के मतलब जो उसने बयान दिया इसे क्रिमिनलाइज भी किया जा सकता है, उसे क्रिमिनल प्रॉब्लम भी हो जाएगी कश्मीर और दे, बाकी स्टेटों में भी? देखिए मैं आपको बताऊं, जो शिया सनी बरादरी है जम्मू कश्मीर में, काफ़ी सदियों से इकट्ठे रह रही है। आपने देखा हमेशा भाईचारा यहाँ की कम्युनिटी में रहा है, लेकिन जब इस तरीके के बदबख्त इंसान इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, इस तरीके के रिमार्क देते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ में खुदा ना करे खलबली होने की संभावना होती है ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी इंसान हक नहीं रखता है किसी भी मज़हब की किताब के मुतल्लिक बोले, चाहे वो होली कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो। तो हम इसके खिलाफ है, हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त रहेगी जितना जल्दी हो सके इसको इस वीडियो को ही पहले बैन करे और इसने जो पिल वहाँ पर दर्ज किया उसको खारिज करे। और मेरी यहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर आवाम से, कि वो अपना भाईचारा बनाया रखे, कोई उस तरीके के वाक़या पेश सामने ना आने देने जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। हाँ, जो सेंट्रल लेटेड गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि इसके खिलाफ हम कार्रवाई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, वसीम रिजवी के एक याचिका पर इस समय पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी, जो कि कश्मीर की जो बीजेपी है, उसने भी इस मसले में जो है एक एफआईआर लॉन्च करवाई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो रिजवी है उसके खिलाफ कश्मीर में जो उसने बयानबाजी की है उसको लेकर काफी ज्यादा लोग गुस्से में हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करने की जो है वो की गई है। और खास करके कहें तो आज जिस तरह से रिजवी के खिलाफ कश्मीर बीजेपी जो है वो प्रोटेस्ट भी करेगी और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी की गई है और पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा है और कश्मीर बीजेपी में भी इसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को एक दूसरे पर कटाक्ष करने की वो चाहे जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो एक दूसरे के धर्म पर कटाक्ष जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जो वसीम रिजवी है उसके खिलाफ बीजेपी ने जो है कश्मीर बीजेपी इकाई जो है उसने आज पर उसने एक एफआईआर जो है वो लॉन्च किया और उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी होगा। जी ठीक है, और किसी तरीके से माहौल ना खराब हो क्या, इसके लिए भी पहले से ही पुलिस प्रशासन तैयार है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर धर्म की कोई बात आ जाती है तो लोगों का गुस्सा भड़क उठता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो माहौल खराब करने की भी कोशिश की जाती है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं ऐसे जो धर्म के ठेकेदार बने होते हैं उनको कहा जाए तो वो अगर बयानबाजी उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं तो ऐसे में माहौल खराब होने की भी आशंका नहीं रहती है। और ऐसे में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू का ड्यूटी जब से बना है तब से कहा जाए तो पहले राज्यपाल थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उन्होंने पूरी इस पर नजर बनाई हुई है और प्रशासन को हिदायत दी गई है कि अगर ऐसा कुछ माहौल खराब होता है तो वो उसको लेकर वो पहले से तैयारी जो है वो करके रखें ताकि किसी प्रकार का फिलहाल माहौल खराब ना हो, इसके लिए तैयारी जो है वो की गई है। और वहीं जो बड़े नेता हैं उनको भी गुजारिश की जा रही है कि आप भी ऐसी बयानबाजी ना करें जहां ऐसा लोगों को भड़काएं नहीं, जिससे जम्मू कश्मीर जो अमन शांति की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उसको लेकर उसमें कहीं जो है वो माहौल खराब होने की आशंका न बनेगी। रविंद्र, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि वसीम रिजवी की याचिका पर इस समय लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कुरान की 26 आयतों को बदलने की यहां पर मांग की है। इसके बाद से ही तमाम एफआईआर जगह जगह उनके खिलाफ लॉन्च की गई है। बात अगर कश्मीर बीजेपी की करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इस मसले पर आज प्रदर्शन भी किया जाएगा।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से है। यहाँ पुलिस को 9 आतंकवादियों की तलाश है जो घाटी में एक्टिव हैं और खून खराबा करते हैं। पुलिस ने इनकी तस्वीरें भी जारी की है और लोगों से अपील की है कि यदि इनके बारे में कोई सूचना है तो जल्द से जल्द साझा करें। जल्द ही इन्हें दबोचने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने शनिवार को पोस्टर जारी करते हुए कहा कि ये श्रीनगर के आसपास कई आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार हैं। ये आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले कर चुके हैं। इनकी तलाशी के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। पुलिस ने फोन नंबर भी जारी किए हैं और लोगों से अपील की गई है कि यदि इनके बारे में कोई भी सूचना मिली तो साझा करें। पोस्टर में सबसे पहले वसीम कादिर मीर है, जो कि शहजादपुरा नौगाम का रहने वाला है। इसके अलावा इस लिस्ट में मैठन छानपुरा के शहजद खुर्शीद, अस्तर मोहल्ला नटपोरा का रहने वाला इरफान अहमद सोफी, बिलाल अहमद भट्ट, साकिब मंजूर डार, अबिरार नदीम भट्ट, मोहम्मद यूसुफ डार, मोहम्मद अब्बास शेख और उबैद साफी डार शामिल हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर भी तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 9 आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकवादियों की लंबे समय से पुलिस को तलाश है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का जो है वो घोषणा की गई कि दोनों देशों की तरफ से कभी भी फायरिंग जो है वो नहीं होगी, उसके बाद से कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी हैं वो उनमें बहुत ज्यादा बुखलाहट है, क्योंकि जिस तरह से अगर सीज फायर वायलेशन होता था तो वो पाकिस्तान को स्ट्राइक करवाने के लिए करता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो है वो उसका उल्लंघना नहीं हो रही है, सीज फायर बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो एजेंसीज हैं वो लगातार कश्मीर घाटी में जो आतंकी हैं उन पर कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। और कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक पोस्टर जो है निकाला गया है, जिसमें सक्रिय मोस्ट वांटेड आतंकी जो हैं, जो 9 आतंकी हैं उनकी सूची जारी की गई है। वो श्रीनगर, बड़गाम और कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। खास करके जो आतंकवादी गतिविधियां हैं लगातार, जिस तरह से कहा जाए कि कभी ग्रेनेड हमला और कभी फायरिंग का इंसिडेंट होता है, तो ऐसे में उनको डर दबोचा जाए उसके लिए पोस्टर जारी किया गया है। टेलीफोन नंबर पुलिस ने दिए हैं और ये भी कहा है कि इनकी सूचना देने वाले को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और लगातार जो जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है इसमें श्रीनगर के साथ साथ कुलगाम और बड़गाम जिले के आतंकी भी शामिल है। इसमें श्रीनगर जिले के शहजादपुरा नौगाम का वसीम कादरी है, जो पिछले 23 दिसंबर 2020 से सक्रिय है। मैदन खानपुरा का शाहिद खुर्शीद जो है 6 फरवरी 2021 से सक्रिय है। स्थान मोहल्ला नाटीपुरा का इरफान अहमद सोफी 14 दिसंबर 2020 से सक्रिय है। इसी प्रकार और भी आतंकी जो हैं वो अपने अपने इलाके में सक्रिय हैं और इनको पकड़ने के लिए अब पुलिस ने लोगों की मदद मांगी है और कहा है कि अगर इनकी कहीं पे भी आपको जरा सी भी भनक मिलती है तो इसके बारे में सूचना दी जाए और आपको इसके लिए इनाम भी दिया जाएगा। वहीं लगातार जो कश्मीर घाटी में आतंकी हैं उसको लेकर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। कल ही लश्कर कमांडर की मौजूदगी पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जो श्रीनगर का शानपुरा इलाका है वहां पर इनपुट्स मिले थे कि लश्कर का कमांडर मौजूद था और उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान भी चलाया गया था। कहीं न कहीं लगातार आतंकियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है ताकि आतंकियों को मारा जा सके और पकड़ा जा सके। इसके लिए अब लोगों की भी मदद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ले रही है। और हम आपसे चाहेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो अब इनकी संलिप्तता कितनी कम हुई है? क्योंकि अक्सर पहले के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये देखने में आता था कि खुद वहां के स्थानीय लोगों की आतंकवादियों को मदद पहुंचाने में काफी संलिप्तता रहती थी। अब कितना बदलाव आया है? जी देखिए, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है लोगों में। जिस तरह से लगातार जो अंडरग्राउंड वर्कर थे, ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो लगातार आतंकियों की मदद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से यूटी बना है उसके बाद से लगातार जो है कहा जाए कि जो कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, वहां पर डेवलपमेंट के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए लगातार जो है अब जो है ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर जो है उन पर भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। इसी वजह से उनकी संख्या में जो है वो काफी ज्यादा कमी आई है और यही वजह है कि अब आतंकियों के ऊपर कार्रवाई जो है
वो की जा रही है, वो चाहे एनकाउंटर के जरिए हो या फिर उनको धर दबोचा जाए सूचना मिलने के बाद। तो ऐसे में जो ओवरग्राउंड वर्कर है, अंडरग्राउंड वर्कर है, उन पर भी अंकुश जो है वो लगा है। कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है उसमें काफी ज्यादा फेर आया है, फेर बदल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आतंकी बहुत ज्यादा बुखलाए हुए हैं और बीच बीच में अपनी कार्रवाई जरूर करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई को कोरोना वायरस की दूसरी वेव से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में संभावना है कि मंगलवार को देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में नए प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इनमें दफ्तरों और बिजनेस में अटेंडेंस के नए नियम, मंदिरों और धर्मस्थलों पर भीड़ को कंट्रोल करना और सामाजिक कार्यक्रमों में नए प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। दरअसल शनिवार को इस साल के एक दिन में सबसे ज्यादा 1709 नए केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 15,602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 88 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे खराब हालात मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में है। वहीं देश में सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां कुल मामलों के आधे पाए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीकेंड पर बिजनेस हेड्स, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों, बड़े मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के हेड से मिलेंगे। मंगलवार को वह राज्य की कोविड-19 टास्क फोर्स, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ठाकरे कई बार मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर प्रतिबंध लगाने की बात कर चुके हैं। दूसरी ओर बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने फैसला किया है कि वैक्सीनेशन में प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 50 से बढ़ाकर 88 कर दी जाएगी, जिससे हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा सके। ऐसे में हर अस्पताल को वैक्सीनेशन की इजाजत देने का फैसला किया गया है, जहां 50 या फिर उससे ज्यादा बेड हो। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे, कोरोना को लेकर फिलहाल मुंबई में स्थिति ठीक होती हुई हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि मंगलवार को और भी ज्यादा कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से प्रतिदिन आंकड़े मुंबई सहित महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ये जरूर महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। आपको बताएं कि मुंबई में 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मामले मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में पाए गए हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 3,500 से ज्यादा ऐसी सोसाइटियां हैं जो कोविड के चलते सील हो चुकी हैं। कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां पर मनपा की तरफ से जो कि बैनर पोस्टर लगाया गया है, उसे जो कि कोरोना क्षेत्र घोषित किया गया है। स्थिति लगातार खराब हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री आज और कल में कई बड़े जिम्मेदार नेता, डॉक्टर और अपने सहयोगियों पार्टियों के साथ चर्चा कर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि पल्लवी हालात कहीं से भी सुधर नहीं रहे हैं। जी मुरारी, जानकारी ये भी मिल रही है कि निजी अस्पतालों में जहां पर इस समय कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, उसकी संख्या 50 से बढ़ाकर 88 करने की योजना है। जी पल्लवी, राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चर्चा हुई, बात हुई है। और उसे लेकर के अगर मुंबई की बात करें तो जहां पर जो है कि जो कि मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल है, जहां पर बेड की संख्या अमूमन 50 से ज्यादा और 100 के आसपास है, ऐसे जगहों पर चालू करने के लिए अनुमति दी गई है। मुंबई में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के ऑस्कर की बात करें, रक्षा की बात करें, फिनिक्स की, तो ऐसे जगहों पर अब टीकाकरण की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। लोगों में जागरूकता फैलाने की बात है कि वो उस अस्पताल में जाएं और इसका टीकाकरण कराएं, क्योंकि जिस तेजी से ये लहर फैल रही है, कहना गलत नहीं होगा कि ये 15,000 का आंकड़ा 50,000 तक भी पहुंच सकता है। जी, और इस समय इस समस्या का समाधान यही नजर आ रहा है कि या तो आप लॉकडाउन कर दो या फिर आप वैक्सीनेशन का कार्य इतनी तेज गति से वहां पर शुरू कर दो कि स्थिति थोड़ी काबू में आ जाए। दोनों में से क्या स्थिति अभी ज्यादा इजी नजर आ रही है, मुरारी?
देखिए पल्लवी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ के गली गुच्ची और मोहल्ले में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। अब ऐसे में इन लोगों को लगभग 10 से 5 दिन या कह सकते हैं कि 15 दिन में अमूमन सब लोगों को वैक्सीन पहुंचाना काफी कठिन है। महाराष्ट्र सरकार अगर इस मामले में बृहन मुंबई महानगर पालिका के उस नियमों को ध्यान में लाए, जैसे कि रात में अगर लॉकडाउन लगाते हैं और दिन में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए जाए, और पुलिस जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान काम कर रही थी, अगर एक बार फिर उन्हें उस तरीके से मौका मिले तो शायद हालात सुधर सकते हैं, अन्यथा लॉकडाउन के अलावा कोई पर्याय पल्लवी दिखाई नहीं दे रहा है। जी मुरारी, अभी तक राहत की बात फिर भी ये है कि वहां के स्लम एरिया में कोरोना इतना तेज गति से अभी पैर नहीं पसार पाया है, तो इन एरियाज को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर स्लम एरिया में एक बार कोरोना ने एंट्री ली तो फिर शायद स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि संभालना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी कही जाती है, और इसी कोरोना काल में धारावी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। और ऐसे में और स्लम की बात करें तो चाहे वो मलाड का मालवनी हो, पठानवाड़ी हो, निर्मल नगर हो, धारावी हो, यहाँ पर लाखों की संख्या में एक एक गली मोहल्ले में लोग रहते हैं। और ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए लगातार मनपा की तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है। जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। पुलिस और मनपा की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है ताकि इन इलाकों में स्थिति नियंत्रण में रहे। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो पूरी मुंबई सहित महाराष्ट्र इसकी आगोश में आ जाएगा और फिर संभाल पाना काफी मुश्किल होगा। जी पल्लवी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें मुरारी, तो वर्षा गायकवाड़ साफ कर चुकी है कि एग्जाम्स तो कैंसिल नहीं होंगे, परीक्षाएं उसी हिसाब से होंगी जिस हिसाब से तय किया गया है। ऐसे में अब और कितनी मुसीबत यहां पर आने वाली है, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जी पल्लवी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पर कराएंगे, इसके लिए जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ जो है इन्होंने जो है कि बातचीत करेंगे, और जो एग्जाम सेंटर होंगे वहां पर जो व्यवस्थाएं होंगी उन्हें लेकर के चाक चौबंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पल्लवी, जो बच्चे एक साथ जमा होंगे एग्जाम के लिए तो सीधी सी बात है कि उन लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी और एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अब ऐसे में अगर कोई एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आए हैं वो संक्रमित होंगे, उनके बाद उनका परिवार संक्रमित होगा, परिवार के बाद इलाका और इलाके के बाद शहर। तो कहीं ना कहीं ये जोखिम भरा है। इस मामले में भी महाराष्ट्र सरकार सहित शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को ध्यान देना होगा। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है और हाल फिलहाल में राहत के कोई आसार यहां नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे कमान संभाले हुए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि अब वो एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू करेंगे और हो सकता है नए नियम कायदे मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिए जाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।